अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 44 साल के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अदालती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच ने अपनी मुतफ़िक़ा राय सुना दी है और उस राय के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अब इस हवाले से तफसीली फ़ैसला यकीनन आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद एक बड़ा फ़ैसला है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सवाल ये ज़रूर मौजूद है कि इस माजी के फैसलों की दुरुस्तगी की जा रही है। आज के हवाले से भी फोकस कहीं ना कहीं जो है वो होना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे आईनी और कानूनी सवालात हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में खुलबला रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनिए। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से अभी तक सिलसिला जारी है। इल्ज़ामात का धुंध छटती हुई नज़र नहीं आ रही। पिलडाट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसने एक मरतबा फिर जो आम इंतखाबात 2024 है उसकी साख के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर, फॉर्म 45, 46, 48 और 49 इनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जारी करने की में ताख़ीर का जो सामना हुआ, जो इल्ज़ामात हैं, एक डिफरेंस मौजूद है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान। इन तमाम मामलात के ऊपर अपने संगीन जो है वो ऑब्जर्वेशंस जारी की हैं पिलडाट ने और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा किया है कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साल 2024 के जो इंतखाबात हैं पिलडाट के मुताबिक साल 2018 और 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में उनको गैर शफ़ाफ करार दिया गया। ये कहा गया है कि ओवरऑल जो ट्रांसपेरेंसी का स्कोर है वो 50% से कम है, शफाफियत कम है माजी के मुकाबले में। तो साल 2024 के इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या इस हवाले से गुफ्तगू की, वो सुनिए। धांधली के खिलाफ ये आज का नजरिया नहीं है, तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया कर। आज जरा बताएं तो सही कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है? हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं उसको भी तो हमें तो सोचना चाहिए। आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। जो आपका मैंडेट 2018 में था, आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं? कि ये मुल्क जमहूरी है, यानी यहाँ पर आमरीयत की कोई गुंजाइश नहीं। यही हमारा आज इख्तिलाफ राय है कि फैसले अवाम ने करने हैं, यानी इंतखाब अवाम ने करना है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कानून साजी ऐवान ने करनी है या पीछे से डिक्टेट हो। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ कोई जज्बाती या सादगी के साथ नहीं कर रहा हूँ। मामला यहाँ तक रुका हुआ नहीं है। इस वक्त जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस दौरान हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो दरख्वास्त की गई थी मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के हवाले से, पहले उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया 4-1 से और फॉलो अप में जो मखसूस नशिस्तें हैं कोटे के मुताबिक दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी गई। इसके हवाले से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑप्शंस पर गौर ही कर रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आ गया है आज और हुक्म इम्तना जारी किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का हल्फ लेने से फिल वक्त रोक दिया गया। कल तक का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस पर जवाब जमा करवाएं। ये सवाल भी किया गया है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुन सकती है या नहीं। ये मामला किधर एंड अप होगा, ये अभी इस हवाले से सवाल बरकरार है। फॉर्म 45 गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की और उसके बाद से एक तूफ़ान है सोशल मीडिया पर कि फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर हेर फेर की गई है। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और निशानदही की जा रही है कि कहाँ 2 डिजिट्स के पीछे 1 डिजिट ऐड किया गया है, 1 को 9 किस तरीके से बनाया जाता है, 0 को 8 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और चंद पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पर
कैंडिडेट्स के, नून लीग के कैंडिडेट्स और दीगर कैंडिडेट्स के मिलाकर हासिल करदा वोट उस पोलिंग स्टेशन पर दर्ज मुकम्मल जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उससे ज़ायद हैं। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात कर रही है। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई अडियाला जेल में नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो मिले इमरान खान साहब से। ज़ाहिर है कि सियासी सूरत हाल के ऊपर उनकी बात हुई और काबीना के हवाले से भी मुशावरत हुई, लेकिन बाहर निकल कर जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में इस हवाले से एहतजाज होगा और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत से राबता तो ज़रूर रखेगी लेकिन उनके साथ मुफाहमत नहीं होगी। एग्जैक्ट अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि चोरों से मुफाहमत नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर एहतजाज की बातें चल रही हैं लेकिन पंजाब से पैगाम आया है कि आई विल बी रूथलेस। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि एहतजाज करें लेकिन इस दौरान ख्याल रहे अगर कोई भी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो फिर मैं रूथलेसली पेश आऊँगी आपके साथ। ये पैगाम है। उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आटे के गट्टू के ऊपर तस्वीर क्यों लगाई गई। तो ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसमें उन्होंने 2 आटे के गट्टू अपने पीछे रखे, निगहबान आटा, हुकूमत पंजाब का रमज़ान पैकेज और उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर। रूथलेस होने के हवाले से क्या कहा मरीम नवाज ने, ज़रा सुनिए। तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। इस सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। ये है वो मंजरनामा जहाँ पर आज पाकिस्तान मौजूद है और नई हुकूमत अभी मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हुई। वफाक में IMF की तरफ से जो शराइत हैं उनके ऊपर मज़ीद अमल दरामद के लिए भी बहुत कुछ चल रहा है। एक गुफ्तगू है शहर इक़्तिदार में कि एग्जैक्टली IMF अब पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा है, डू मोर के मुतालबे हैं और जो आने वाला बजट है, आइंदा बजट, क्या वो वफाकी हुकूमत देगी या IMF डिक्टेट करवाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादिर मंदोखेल साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक गवर्नर जनाब रफ़ीक रजवाना साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आज क्योंकि एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला आया तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा कादिर मंदोखेल साहब से। मंदोखेल साहब बताइएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 44 साल हो गए, 44 साल के बाद आप समझते हैं कि जो अदालत से फ़ैसला आया उनका इख्तियार समाअत ये नहीं था कि उस वक्त की सज़ा को कलअदम करार दें, लेकिन फेयर ट्रायल के हवाले से जो जजमेंट दी गई, आपकी पार्टी सेटिस्फाइड है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस नहीं लिया है बल्कि सदारती रेफरेंस के तौर पे दाखिल किया और सदारती रेफरेंस भी 2012 में दाखिल किए, आज 2024 है। चलो अल्लाह अल्लाह करके ये फैसला तो आया कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच, जो 9 रुकनी बेंच थी जिसने मुतफ़क़ा फैसला दिया है, मैं मौजूद था कोर्ट रूम में, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि न तो आइन का ख्याल रखा गया, न कानून का ख्याल रखा गया, न फेयर ट्रायल का ख्याल रखा गया, यानी टोटली उनको एक बोगस मुकदमा डिक्लेयर की है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है, चलो हम तो एक लिहाज से उसको खुशाइन कहते हैं, मगर दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये बताए कि हमारे शहीद कैद को जो बम से अलग कर दिया है, अब आप ये बताओ इस्लामी कवानीन के जरिए हम कसास दियत किससे मांगे? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस तो नहीं आ सकता है, न सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था कि उस केस को रिवर्स करता, रिवर्स भी करता तो क्या करता? यही रिजल्ट होता जो आज रिजल्ट आ गया कि केस एक बोगस था, कानून और आइन का कोई ताल्लुक नहीं था उस केस में। और मैं आपको बताऊं, मुझे पिछले 30 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये पाकिस्तान का वाइड मुकदमा है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला है, नहीं तो आज तक या आज के बाद आने वाले वक्तों में भी जो भी केसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कत्ल का केस होता है वो भी सेशन कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट में कोई नहीं चला है। लेकिन सवाल ये छोड़ा जा रहे हैं कि ये बताए कि अब इसका किससे इसका अजाला कैसे होगा, जो कि नामुमकिनात में शामिल है।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कानून शहादत की मैं हवालत दे दूं कसास दियत का, तो कसास दियत किससे लूं? उस जज से जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन गवाहों से जो कुछ है कुछ नहीं है, या उस कंप्लेनेंट से जो आज भी कहता है कि मेरे बाप जो ना वो सही था। तो भाई जब आपके बाप को अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज भी करूं कि वो भुट्टो साहब के कहने पे उनको कत्ल किए, तो आप उसी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पास गए और आपने उससे पार्टी टिकट मांगा। तो जो कि हमें अच्छी तरह पता है कि उस वक्त डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने, और आज मुझे एक और खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जियाउल हक को डिक्टेटर कहा, और उसी जजमेंट में भुट्टो साहब के साथ शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो हम ये समझ रहे हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है 44-45 साल बाद भी। जो हम हमेशा कहते हैं कुछ नादान उसका मतलब गलत लेते हैं। हम जब कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, वो इसी वजह से हम कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहता है, और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हर साल एक साल से दूसरे साल जो ना वो अवाम की तादाद जो ना वहां लाखों की तादाद में बरसी भी मौजूद होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मुकदमा है जिसका फैसला या जिसका एक रिव्यू है, या उसको आप ये कहे कि रिमार्क्स दिए है, और वो 44 साल बाद है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान की अदलिया को मैं सलाम पेश करता हूं, और इस बात पे सलाम पेश करूंगा कि वो दुनिया में 139 नंबर से गालबन 1 से 10 तक आ जाए और फैसले जो है जल्द से जल्द करे। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि अगले मुकदमे भी 44 साल बाद ना उठाए जाए। जो भी इंसाफ है, या आइन का जो 18वीं तरमीम के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 ए का जो शामिल की है सेक्शन, जिसे फेयर ट्रायल कहते हैं, और उसी फेयर ट्रायल कर चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट भी कहा कि शहीद जुल्फकार अली सही राइट टू फेयर ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंदोखिल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं और शायद बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। माजी में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो 90 की दिहाई में ख़ास तौर पर ज़ातियात के ऊपर सियासत करते थे, एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले किए जाते थे। आज ये जमातें बड़ी हद तक मैच्योर नज़र आती हैं, लेकिन ये दायरा कितना फैलाने की ज़रूरत है। आज हैरानकुन बात है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख़ और नई रवायत कायम हुई, ये कमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट पर। और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, सबने वो फुटेजेस भी देखी हैं कि जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्या कुछ कहा करते थे। लेकिन हमारे सियासतदानों ने माजी से बहुत कुछ सीखा है और शायद अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। रफ़ीक रजवाना साहब, आपके शॉर्ट कमेंट्स बिफोर आई कम टू द जो करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है। जुल्फ़कार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या इज़ दैट इनफ? पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर इंटरनेशनली भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को आज इंसाफ मिल गया अदालत से? लेकिन मुझे तो ये इंतहाई अफसोस है। अभी मैं ये प्रिंट मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे थे कमेंट्स, तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त के उन जजों ने इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के और यौम हिसाब को भूल के, खौफ खुदा को भूल के, और एक इंतहाई मकबूल तरीन लीडर और एक शख्स की जान ले ली अदालती कत्ल से, और वो कितने साल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है। तो इसका तो फिर यौम हिसाब को अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, और इंतहाई अफसोसनाक है। मगर एक स्याह बाप जो था पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, उसको कम अज कम उस तारीख की उस किताब से, सुप्रीम कोर्ट की इस राय से वो उससे हट गया है, और ये बहुत अच्छा एक फैसला है। और ये जो फैसला है उन जजों के लिए भी आई ओपनर है जो तसलसल से सियासी केसों में मोस्टली इस तरह की नाइंसाफी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के कौन सी जमात, कौन सा लीडर, कौन सा मुद्दा अलह या रिस्पोंडेंट अदालत में होता है, और उसका फैसला करते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ मैं कहूँगा बतौर एक कानून के तालिब इल्म के, ये जो 184(3) वाला है, सुओ मोटो वाला है, इसमें भी बड़ी अजीब बात है कि बाकी केसों में आप सिविल जज से चलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज होते हैं,
फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। वहां पे ना अपील ना दलील, एक ही फैसला हो गया और उस पर कोई आप रिव्यू करें तो रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड था। खैर अब उसकी अपील का राइट भी मिल गया है, जिसको पिछले बेंच ने, जाते हुए बेंच के कुछ जजेस ने जो कहा था कि अपील का हक नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि नाइंसाफी की इंतहा है। क्या क्या बंदा क्या करे, इसको मतलब है क्या रोए तो और क्या धोए, बड़ा अफसोसनाक ये पहलू है। और इसी पे आप देखें, इस पर भी जरा आप कोई प्रोग्राम करें। जो परवेज मुशर्रफ को जो सजा हुई थी लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत ने दी थी, खसूसी अदालत ने, और उसके बाद एक और अदालत उसके ऊपर बन गई हाई कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने परवेज मुशर्रफ की उस अदालत को जिसने ट्रायल किया था उसका गद्दारी के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला किया है, मैं पढ़ रहा था, गालिबन सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वो 16 सफ़हात पर जजमेंट लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो जो अदालत ऊपर बनाई गई थी एज एपेलेट, वो थी ही गलत, वो अदालत बन ही नहीं सकती थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। और उन्होंने उन जजेस के बारे में जो रिमार्क्स दिए, अदलिया के बारे में रिमार्क्स दिए हैं वो, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ये जो अब राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों चीजों को सामने रखे तो दुनिया में हम क्या लोगों को मुंह दिखाएं। और भी बड़े सर फैसले इस पर हम तो बात करेंगे, लेकिन अब राइटली और रॉन्गली आपके जो नकाद हैं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं गलत तरीके से, लेकिन आपके पास अब तो 230 का नंबर है और एक ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं। कल उन्होंने जो एजाजी एक इशाइया दिया गया, जो रिटायर होने वाले सीनियर प्यूने जज हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनके रेफरेंस में उन्होंने बात करते हुए पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दिया। उन्होंने कहा कि उसकी तरफ देखना चाहिए। तो 230 नंबर के साथ ये मुशर्रफ वाला मामला ये आप लोग कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए, हम उसको रिपोर्ट करेंगे। आप ये करेंगे टेकअप? वो बात ये है जी कि वो तो हो गया, उसका ट्रायल हो गया और अदालत ने उसका फैसला गलत करार दे दिया, तो वो फैसला गलत हुआ तो उसकी सजाए मौत का फैसला जो उस अदालत ने दिया था वो तो बरकरार हो गया ना जी। बात मेरी गौर से सुने, वो फैसला तो बरकरार होगा। अब पार्लियामान ने उसमें क्या करना है? आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई, फैसला हो गया, और उसके बाद जिस अदालत ने उनको उस फैसले को गलत करार दिया था वो अदालत ही खत्म हो गई। उस अदालत ने जो है ना नीचे वाली अदालत ही खत्म कर दी थी, और अब तो वो फैसला हो गया। बात यह है जी कि मैं उस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ काजी फायज ईसा साहब का, कि पार्लियामान की स्टेटमेंट को कि पार्लियामान की तरफ देखना चाहिए। अब बात यह है कि पार्लियामान में जो हमारे दोस्त बैठे हैं ईदर साइड, नो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब नहीं है, हमेशा होती है। मुझे लोग कहते हैं जी कि मेरे से डिस्कशन होती है, हम बार में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। मैंने कहा यार, अगर सारे सियासतदान पार्लियामान में बैठ के एक ऐद कर लें कि हर इदारे को अपने दायरे कार के अंदर रहना है। अब देखें, आज के दौर में कोई बेनिफिशरी रहा, आज तक कोई विक्टिम रहा मुख्तलिफ अदवार में, अल्टीमेटली फिर उसी पार्लियामान में आगे बैठे हैं। तो क्यों नहीं पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करते? क्यों नहीं पाकिस्तान के मेन इश्यूज पर यकराय होते? क्यों नहीं मेन इश्यूज पर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, आबादी का कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं, अफरात इदारे, सारी चीजों पर यकसुई होनी चाहिए। तो कौम को तो को दिखाएं, मैं करूं तो गलत है, आप करें तो सही है, आप करें तो गलत है, मैं करूं तो सही है। ये अब काम कब तक चलेगा? सही। रजवाना साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, बहुत सारे मामलात हैं। मोहम्मद साहब, बताइएगा कि राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिला साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। मौजूदा जो, ये तो माजी बईद की हम बात कर रहे हैं, माजी करीब में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनके हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में तो आप लोग बात कर रहे हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने राइट टू फेयर ट्रायल का मेंशन किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो राइट टू फेयर ट्रायल के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जेल में ट्रायल करना और वहाँ पर हक के जरा ना मिलना और ये तमाम मामलात, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक साबिक वज़ीर आज़म को तो इंसाफ मिल गया। तहरीक इंसाफ, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाह। देखिए, इस अवध है कि आप तले अंधे, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस साहब ने, अच्छा, उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस ट्रायल के मेरिट पे उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी सजा सही थी या उनकी सजा गलत थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था।
अगर फेयर ट्रायल होता और यही आउटकम होता तो फिर ठीक होता, अगर फेयर ट्रायल होता ये आउटकम ना होता वो है, तो उन्होंने एक चीज छोड़ दी है कि यार इसके आउटकम पे हम नहीं कर रहे, मेरिट पे नहीं डिस्कशन कर रहे, सिर्फ ये कह रहे कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिली, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। फिर उन्होंने जिस तरीके से, वही जैसे आप बता रहे थे कि उन्होंने ज़ियाउल हक को डिक्टेटर कहा, सॉरी, और हमें पता है कि ज़ियाउल हक की वजह से मियां नवाज शरीफ आए थे, और मियां नवाज शरीफ ने आपने जैसे आपने जिक्र किया क्या कुछ नहीं कहा। अफसोस ये है, मतलब अफसोस तो नहीं है, लेकिन वो स्ट्रोक ऑफ लक ये है कि बिलावल भुट्टो जो एक कोर्ट में अपने नाना का केस लड़ रहा है, वो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है जिनको वो अपने नाना के कातिल कहता था। वो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है जिन लोगों ने उनकी माँ और नानी के ऊपर पता नहीं क्या चीजें नहीं की थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो ग्रो अप कर गए हैं, अब उस स्टेज से बाहर निकल आए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव लर्नड। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन था कि ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं एजाजुल हक साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो नवासे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन दोनों का जो इंतखाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए वो शहबाज शरीफ साहब थे। दोनों का इंतखाब एक है, तो चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। गुड, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए असल बात यह है कि अभी जो हाई कोर्ट में जो अपीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विद रिस्पेक्ट टू इमरान खान की हैं, साइफर केस में, तोशा खाना में, और जो निकाह वाला केस है, ठीक है, इद्दत वाला केस है, आप ये देख लें कि पूरी आलम इस्लाम में ये पहला केस है जो इद्दत के ऊपर औरत को सजा मिली है, और कोई आपको नहीं मिलेगी। तो हम इस पे हमारे चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, हाई कोर्ट पूछता है कि जो आजम खान है, क्या उससे डिफेंस वालों ने कोई सवालात जवाबात किए, तो उन्होंने कहा जी हमें तो इजाजत ही नहीं मिली। अब यहाँ पे उनको फेयर ट्रायल नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे किसी को फेयर ट्रायल नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे 48 घंटों में आप 25 लोगों का इजरा कर लेते हैं और आप उसके ऊपर कहते हैं ये फेयर ट्रायल नहीं है। 5 दिनों के अंदर आप केसेस कर लेते हैं, और किस तरीके से, मतलब सारा कुछ प्रोसेस जिस स्पीड से करते हैं। अच्छा, जिस स्पीड से केस उसमें ये जेल में हो रही है, उसके टोटल बरक्स उतनी स्लो आपकी आ रही हैं। मोहम्मद साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूंगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू तो मैंने हुमायूं मोहम्मद साहब से शुरू करनी थी, लेकिन मंदोखेल साहब जो हैं, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कोई जवाब देना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल का जो सदारती रेफरेंस था उसके हवाले से। जी मंदोखेल साहब फरमाइए। जी, मैं तो बड़ा उम्मीद रख रहा था कि सेनेटर मोहम्मद साहब इस केस को अप्रिशिएट करेगा। बजाय अप्रिशिएट करने का वो ये कहते हैं कोर्ट ने ये नहीं कहा केस गलत है, ऐसे ही है। अरे मोहतरम, आप डॉक्टर हो पेशे के लिहाज से, आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए, जब कोर्ट कह रहे कानून का कोई वो नहीं था, न कानून का ख्याल रखा गया, न आइन का ख्याल रखा गया, न फेयर ट्रायल का ख्याल रखा, तो मुकदमा कहां से सही हुआ? वो तो वैसे ही झूठा पड़ गया। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको अपनी फेयर ट्रायल की फिक्र लगी हुई है। आपका चेयरमैन तो अल्लाह उसको जिंदगी दी, हयाती दी, सलामत है। हमारा कायद तो हमसे अलग हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। जब वापस नहीं आ सकता है तो कम से कम आप थोड़ी सी एक ये अल्फाज तो अदा कर ले कम से कम कि जो भुट्टो साहब को इंसाफ मिला, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। और आप अपनी फेयर ट्रायल की बात करें, आप भी रेफरेंस दाखिल कर ले, आपको भी मिल जाएगा 44 साल बाद। जो है ना, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था 44 साल बाद, अल्लाह करे जो हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला है, आपको जल्दी मिल जाए इंसाफ, लेकिन कम से कम उसको आप दूसरे तरफ तो ना मोड़िए। एक सदारती रेफरेंस है, 44 साल बाद
एक बंदा कब्र में चला गया और आप कहते हैं कि वो फैसला ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। सही। अच्छा मोहम्मद साहब, आप इस बात को तो कम से कम अप्रिशिएट करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आप लोगों का मुतालबा था कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इंक्वायरी करे, वो रेजोनेट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये आवाज़ उठाई है कौमी असम्बली में। तो आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जेस्चर को, इस मुतालबे को? देखिए, मैं मंदो खेल साहब की बात को करता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया जो है ना, वो अब मतलब जो उनको करना चाहिए वो करती नहीं, वो जस्टिस नहीं करती। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जो जवाल है, मेरी नजर में उसकी जो मेन वजह है वो पाकिस्तान की अदलिया है। अगर पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ देने वाली होती तो ना भुट्टो को इस तरह का कत्ल होता, ना बाकी चीजें होती, ना पाकिस्तान इतना नीचे होता। क्योंकि वो हजरत अली का कॉल है, जैसा हम बार बार वो रिपीट करते हैं, लेकिन करना चाहिए कि जुल्म का जो दौर है वो नहीं चल सकता, लेकिन जो कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सही मोहम्मद साहब, आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से मुझे रजवाना साहब का जो है वो टेक लेना है। रजवाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस की बात की थी, मैं वो कर लेता हूँ। देखिए, बिलावल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि एक फ्री एंड फेयर ऐसा वो जुडिशियल कमीशन हो कि जो कि अनबायस्ड जजों के ऊपर, उसमें से वो जजेस जो बायस समझते उनको हटा के अनबायस्ड जजेस का एक जरूर जुडिशियल कमीशन करे, और जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उनको जरूर सजा दे। जिन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो फिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना हो, प्रॉपर तरीके से हो। तो आई एग्री। सही। अच्छा रजवाना साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उसके ऊपर लोकल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल ऑब्जर्वर्स ने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने पोजीशन ली पाकिस्तान में इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, मुतालबा किया कि ऑडिट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ का जो केस है या मुकदमा है, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मैं कोर्ट ऑफ लॉ नहीं हूं, आपको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, हम फैसला तो नहीं सुना सकते, लेकिन जो वो शवाहिद सामने रख रहे हैं उनकी तहकीकात तो लाजिम है। और वो इसके हवाले से अगर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो किसी भी जमहूरियत में अलाउ होता है, उसकी इजाज़त होती है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं। उसके ऊपर जो मैसेज पंजाब से आ रहा है मरियम नवाज साहिबा का, वो है कि आई विल बी रूथलेस। ये कौन सी बिगिनिंग है? मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने अब फ्यूचर में नून लीग की क़यादत संभालनी है, तो उनको एडवाइज़र्स की तरफ से क्या यही कहा गया है कि आप लोगों ने डंडे से इस्तकबाल करना है तहरीक इंसाफ के लोगों का अगर वो एहतजाज करते हैं? देखिए जी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट सुनी नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपको पहले सुनवा देता हूं, मैं पहले आपको सुनवा देता हूं, आप सुन लीजिए, आपको कंटिन्यू कीजिएगा। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था? जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम, तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद बराए तनकीद मेरी नजर में एक हारा हुआ माइंडसेट है। इस सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। जी रजवाना साहब, हफ्ते वाले दिन जो एहतजाज की कॉल थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लाहौर में ये शिकायत आई कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनको एक नामुनासिब तरीके से टैकल किया गया। वो देखे मौके पे बाद पुलिस ऐसा कर लेती है। अब बात यह है, मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, अभी आपने सुनवाई है, ठीक है ना जी। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि इसको मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट समझें और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ना समझें, तो फिर इसका इख्तरा जो मर्जी निकाल लें आप, इसके इंटरप्रिटेशन जो मर्जी। कानून में कहते हैं कि द स्टेटमेंट शुड बी रेड एज ए होल। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ। सही। स्टेटमेंट शुड बी रेड एज ए होल। उन्होंने अवाम की प्रॉपर्टी, अवाम का अमन, अवाम के रास्ते,
और तनकीद बराए तनकीद, इस सारे को आप, वो कहते हैं ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एज ए होल पढ़े तो खाली रुथलेस वाली जो बात है ना, आप देखते हैं कि जब भी कोई बयान आता है किसी सरबराह ममलकत का, किसी आईजी का, कोई किसी जराइम के हवाले से या इस तरह के खदशात के हवाले से, तो वो कहते हैं आईनी हाथ से निपटा जाएगा, ऐसे आता है ना जी, दहशत गर्दों से आईनी हाथ से निपटा जाएगा। तो ये चीफ मिनिस्टर का ये बयान रुथलेस से मुराद ये है कि आप कानून को हाथ में मत लें, बाकी एहतजाज पुरअमन आपका राइट है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एहतजाज करेंगे तो हम ये कर लेंगे। अब क्योंकि वो मरियम नवाज साहिबा का बयान है और एक पॉलिटिकल एनिमोसिटी है, मुखालफत भी नहीं है बल्कि दुश्मनी की हद तक है, तो उसको, उसके एक लफ्ज को उनको पकड़ लें तो ये मुनासिब नहीं है, और बल्कि ये भी एहतजाज पुरअमन बेशक करें। मगर दूसरी बात जो आपने की ना कि दुनिया के इदारे और फलां खदशात का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा जी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो मैं आपको कानून की जबान में ये समझाता हूँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होती है जिसमें डायरेक्ट एविडेंस ना हो, ठीक है, वो मोस्टली क्रिमिनल केसेस में होती है। सही। इलेक्शन के केसेस में डायरेक्ट एविडेंस, मैं अब पीटीआई का ही मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ कि उनका मुकदमा क्या है, ठीक है ना, शोर ज्यादा है। इस वक्त तक उन्होंने कितनी इलेक्शन पिटीशंस की हैं। मैं किसी को ये भी नहीं कहता झूठा है, किसी को ये भी नहीं कहता कोई सच्चा है, ठीक है। कोई इल्जामात हैं तो जो मुरब्जा एक तरीका कार है, आप रोज सुनते हैं कि कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई मावराए आइन मावराए कानून काम नहीं होगा। तो अब इलेक्शन के इस डिस्प्यूट का धांधली का इल्जाम है, लगता रहता है, और किसी जगह हो सकता है कि खदशात सही भी हों, तो क्या जो मुद्दई होता है क्या उसी के ही इल्जाम को गॉस्पेल ट्रुथ समझ के जिसके खिलाफ इल्जाम होता है उसको सजा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। इलेक्शन के हवाले से कानून है, ठीक है, लोगों की शिकायत जायज है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बड़ा अरसा लगा देता है मुकदमात को चलाते हुए। अब तीसरा रास्ता तो कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे दुनिया और क्या अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे, हर मुल्क का कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होती है। हाँ, ये जरूर बात है कि ट्राइब्यूनल जो है वो जल्दी फैसला करे ताकि जिनकी जायज ग्रीवेंसेज हैं पीटीआई के लोगों की या किसी हारने वाले की, उनका तदारुक और अजाला फौरी होना चाहिए। मगर इससे ये भी नहीं मुराद ये बताएं जितने मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं वो सारे बंदे सड़कों पे आए हुए हैं। ये ग्रीवियंस है, ठीक है, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन से आपको शिकायत है तो आप इलेक्शन पिटीशन और इलेक्शन कमीशन, और तो कोई रास्ता। बाकी जो आर्डर की जो बात होती है, मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के सीनियर वकील के, कानून में आर्डर की कोई गुंजाइश नहीं है। किस चीज की आडिट है? आडिट तो अकाउंट्स का होता है या किसी और चीज का होता है। एक मखसूस कानून है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मुसलसल दुनिया की अदालतों के फैसले हैं कि जब एक तरीका कार कानून का दिया जाता है कि इस कानून के तहत आपने ये काम इस तरह से करना है, उसके अलावा कोई तरीका कार इख्तियार नहीं किया जा सकता। तब जज्बात के साथ लोगों को आगे लेके चलना है, बदअमनी फैलानी है, तो फिर उस वक्त ये भी देखना है कि जी अदालतों का रुख करें, बाकी मुल्क को चलने दें। नहीं सर, मैं तो ठीक है, मैं जब भी इसके ऊपर बात करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम कहकर बात करता हूँ। जाहिर है कि हम में से कोई भी कोई फोरम नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई जजमेंट नहीं दे सकता ना हमारे पास। वी आर नॉट द रेलेवेंट फोरम, बट उसके ऊपर एक डिबेट है और एक सवाल है जो जाहिर है कि मौजूद है, क्योंकि साख बड़ी इंपॉर्टेंट है हुकूमत की, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जो राइट टू गवर्न है। सुने, उसका यही तरीका है ना, हुकूमत से जो तामल मांगते हैं। उन्होंने तो कहा 9 मई का वाकया कमीशन बनाना है, तो हमारी पार्टी किसी ने बयान दिया है कि बना लें आप, अच्छी बात है। मगर बात यह है कि 9 मई को अगर कह दे स्टेट में रिजेक्ट कर देंगे, फ्रॉड है, कुछ नहीं हुआ और सारी चीजें झूठी हैं, वो भी सामने आ जाए। आंखों ने देखा, कैमरों में नोट हुआ, वो सबके सामने है जो कुछ हुआ 9 मई को। ये नोबडी इज इन डिनायल। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ भी नहीं है। अब बात ये है, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए, मैं करूँ तो मैं अपने मुखालिफ फरीक को कह दूं जी मेरे खिलाफ गलत हो रहा है, पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बंदा हो तो अपना पहले एहतसाब करे खुदा के लिए, सही, दूसरे का एहतसाब बाद में। सही। रजवाना साहब, वेल कम बैक टू यू। मोहम्मद साहब, पंजाब से तो मैसेज आपने सुन लिया। आप जो एहतजाज है, अब गंडापुर साहब ने जिस तरह कहा,
पेशावर में तो होगा, तो आप जहां पर आपकी हुकूमत है वहां पर आप ये राइट एक्सरसाइज करेंगे या पंजाब में भी एहतजाज होगा? देखिए, इस तरह है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पंजाब को और केपी को पंजाबी और पठानों के दरमियान में डिवाइड करने की कोशिश की है। हमने देखा था कि 2022 में जब जो 25 मई में जब आ रहे थे केपी से, इन लोगों ने खंदकें खोद दी थी पंजाब के बाउंड्री के अंदर ताकि केपी से कोई ना आए। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर केपी से पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी कि आप केपी से पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। पर्सोना नॉन ग्राटा पाकिस्तान के शहरी को एक सूबे से दूसरे सूबे में इन्होंने कर दिया था। ये इनका वतीरा है। नंबर 2, अभी जो पिछले हफ्ते जो हुआ था उसमें अहमद शाह, उसको पुलिस ने, वो आप देख लें, सारी वीडियो देख लें, वो सिंपल वहां पे खड़े थे, एहतजाज कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ के उसको इतना मारा वो आईसीयू में एडमिट हुआ है। ये तरीका, इसको देखिए, ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि आप सबसे पहले अगर कोई जमा होता है उनके पास, हमने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें एक औरत अपने मियां के साथ गाड़ी में बैठी है, उसके पास पीटीआई का झंडा है, पुलिस वालों ने उसके मियां को उतार के बंद कर दिया, लॉकअप में ले गए हैं। वो औरत कहती रही है कि मेरे पास, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ये गाड़ी है, उन्होंने एक नहीं सुनी, उठा के ले गए। असल में मोहम्मद साहब मैं एक बात कर दूं कि जो तहरीक इंसाफ है, एक आम शहरी है, उसकी आप ना मूवमेंट रोक सकते हैं, वो सूबे से दूसरे सूबे आना चाहता है, वो एहतजाज करना चाहता है, ये आइन में दर्ज जो है वो आज़ादी है। लेकिन जो हुकूमत है किसी भी सूबे की, उसको कोऑपरेट करना है वफाक के साथ, और जो कार्य सरकार है, जो रियासती उमूर हैं, उसमें ना सिर्फ कोऑपरेशन करनी है बल्कि अमन आमा जो है वो ख़राब ना हो उसके लिए भी यकीनी बनाना है। तो जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक झलक जो है वो नॉन कोऑपरेशन की नज़र आती है। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा नहीं है, उन्होंने कहा राब्ता रखेंगे लेकिन चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे, वो वफाकी हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे। ये दिस गोज़ बैक 1971, हमारी बड़ी एक थॉर्नी तारीख़ है। 2 मार्च से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी और वो कहाँ मुंतज हुई थी, 25 मार्च को क्या हुआ था, और फिर 26 मार्च को एक रेडियो के ऊपर जिस शख्स ने ऐलान किया था उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासत तक महदूद रखा जाए, इसको नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ना ले जाया जाए तो बेहतर नहीं होगा? अच्छा, एक मिनट हट जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, आर्टिकल 17 क्या है, आपको क्या कहती है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर शख्स जो रियासत का मुलाजिम नहीं है वो फ्रीडम मूवमेंट भी है, आप सारे मिल कर सकते। देखिए, अगर वहां पे कहीं तोड़फोड़ होती है, किसी किस्म की तोड़फोड़ होती है, देन आई एग्री, इट शुड नॉट हैपन। लेकिन अगर तोड़फोड़ नहीं होती और कोई जाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो हवा में तो नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल जाहिर है, ये दैट आई एग्री विद, मैं बिल्कुल। देखिए ना, एक नाअहल इंसान को बजाय इसके कि वो ये करे कि वहां पे आप रूट पूछे किस रूट पर है, आप लोगों को डाइवर्जन लगाएं, बाकी जगहों को डाइवर्जन कर दे, भाई इस रूट से आप लोग जाओ, इस रूट से आप लोग जाओ, इस रूट के ऊपर ये चीजों का, वो हर जगह होती है, दुनिया में होती है। जब ये लोग भी आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, हम लोग इनको फैसिलिटेट करते थे, हमने कभी इनको रोका नहीं है, किसी लिहाज से नहीं रोका। हाँ, इसलिए रोक रहे हैं, इनको पता है कि ये लोग गलत है, इनको पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। सही है होने का। सही। मोहम्मद साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मंदो खेल साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत कायम हुई है उससे किस किस हद तक ताउन करेगी, एक ऐसा वक्त जब वो आईनी तरमीम करने की पोजीशन में आ चुके हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रफ़ीक रजवाना साहब, दो मामलात हैं जिन पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। एक तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातें, उनमें वो नशिस्तें तकसीम की जा रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। आपके ख्याल में क्या ऐसा करना दुरुस्त है? पाकिस्तान में ख़वातीन को जो मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं, वो जो जिस बुनियाद पे की गई हैं, अगर 1,60,00,000 लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और समझ लें कि निसफ उसमें से ख़वातीन थी, उनकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, उनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी बहरहाल नहीं होगी पार्लियामेंट्स में। देखिए, ये उसको कहते हैं अंग्रेजी में यू आस्क फॉर इट, ठीक है। ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी थी। काश के अगर PTI वाले ये समझते हुए कि ये अब मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ जी कि हवा उनके मुखालिफ चल रही है, ठीक है जी, वो समझते हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो समझते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कोई भी स्टेप ले तो उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था। उन्होंने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कराए उसमें जो नुक्स निकले, मैं भी उन हियरिंग्स में अपने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था जब ये केस चल रहा था, तो जो जो उन्होंने सवाल किए उसका कानूनी बात कर रहा हूँ, उसमें सियासत का रत्ती बराबर दखल नहीं है। सही। और ना ही मैं तवक्को करूंगा कि इसका कोई सियासी जवाब आना चाहिए, क्योंकि कानून के जवाब में कानून का जवाब आना चाहिए। तो वो चीजें नहीं थी, ठीक है। तो बिल्कुल असूल की बात है कि PTI की जो सीटें जीती हैं उन्होंने उस बुनियाद पर उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। क्या PTI ने इलेक्शन PTI के सिंबल पर लड़ा है? इलेक्शन एक्ट 2017 में गालिबन रूल 94 है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ दी गई है वो दी गई है एक्सप्लेनेशन में कि जिसको सिंबल मिला हो और सिंबल के तहत इलेक्शन लड़े। अब कानून की बात कर रहा हूँ। उस रूल में लिखा हुआ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोर्शनेटली सीटें मिली जाएंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मखसूस नशिस्तों की, जिस पार्टी ने इलेक्शन में कौमी और सूबाई असेंबली में जिस तनासब से नशिस्तें हासिल की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। तहरीक इंसाफ पार्टी खड़ी है, वो मौजूद है। हम तो उन दिनों में यही कहते थे कि पार्टी तो मौजूद है, इनको फौरी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब की जो दरखास्त है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों कहते हैं मैं आजाद हूँ, मैं तो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब बात यह है कि जो मैं पहले गुजारिश की है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ ये की है कि जिसको सिंबल के तहत इलेक्शन लड़े, इलेक्शन की हद तक उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ की है। ये तो काबिल तसव्वुर नहीं है कि PTI को कोई बैन थी। नो नॉट एट ऑल। तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव आप है ना सही। मैं जरा मोहम्मद साहब से जवाब ले लूँ इसके ऊपर। मोहम्मद साहब ये बताइएगा, आप वक्त का मैं जरा क्विकली, मुझे एक दो और मामलात पे बात करनी थी बट हम उसको बाद के लिए उठा रखते हैं। ये जो मामला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात, आपको जाहिर है कि आपको मालूम है कि सारी फ़िज़ाएँ, यही बात रजवाना साहब भी कह रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ चल रही हैं। तो आप अपने कागज़ पूरे करते पहले फरवरी के पहले हफ्ते में 4-5 फरवरी को आपने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर कहा कि इलेक्शन से 1 या 2 दिन के बाद हो रहे हैं, वो आपने अभी भी नहीं करवाए, अब मार्च के आगाज़ में कहा है। तो आप लोगों ने इस तमाम हालात के बावजूद अपनी तैयारी कहीं ना कहीं तो कमी उसमें रखी। समझाता हूँ, ठीक है। इस तरह है कि इलेक्शन एक्ट के तहत अगर आप उसका जो 10, 9, 10 है, 8, 9, 10 और 15 इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। वो कहते हैं कि जब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए, आपने 3-4 चीजें इंक्लूडिंग एन एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा देनी है। आपने इलेक्शन करा दिया, यस, ये कर दिया, यस, ये किया, नो, यस, व्हाटएवर। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर की डिटेल्स पता करे, ये उनके पास इख्तियार नहीं है, ना था ना होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने आपके इसलिए किए हैं क्योंकि बाकियों की भी इसी तरह ही हुआ है। उन्होंने कहा हमने उनके इसलिए नहीं खुरेदे कि वहां पे किसी ने कंप्लेन नहीं की, और आपकी अकबर एस बाबर ने कंप्लेन की है। तो जब वो कहते हैं अकबर एस बाबर ने कंप्लेन की है,
तो उस लिहाज से हमने देखा अब अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर नहीं सकता। सही। उसको लिहाज से उसने हाई कोर्ट में जाके ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन में नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन जैसे केपी में जो पेशावर का हाई कोर्ट था, उन्होंने 2 सवाल पूछे। एक कि क्या ये बनता था? नो। दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार था कि जाके एज अ पार्टी करे? नहीं। उन लोगों ने इन दोनों पे अपने जजमेंट दे दी। लेकिन यहाँ पे जब ये याद रखें, जब एक प्लान बना हो कि हमने तहरीके इंसाफ को लड़ने नहीं देना, तो फिर आप देख लें कि जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हो रही थी वो किस स्टेज से स्टार्ट हुई। फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइलिंग, उसके बाद लोग गायब, उसके बाद लॉयर्स गायब, उसके बाद वो क्या कह सकते हैं प्रपोजर और सेकेंडर वो गायब, उसके बाद फिर फलानी चीजें, उसके बाद अब कुछ नहीं मिला, आपने इलेक्शन सिंबल हटा लिया। इलेक्शन सिंबल के बाद आपने इलेक्शन वाले दिन सारी चीजें करनी शुरू कर दी है। फिर आपने फॉर्म 45, 47 करने शुरू कर दिया। फिर आपने बाद में ये किया। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें, ये लॉ जो है, जिस चीज को आप कोर्ट कर रहे हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है। मैं आई एग्री विद यू। मेरा क्वेश्चन माय क्वेश्चन वाज डिफरेंट, यानी कि जिस वक्त सितंबर में फैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, और नवंबर में एक ऐसी तारीख को सुनाया जब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो आने में बहुत कम वक्त बाकी था, ये सारी चीज क्लियर हो गई थी। आई एग्री विद यू। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने उसको स्टेप अप करके बहुत ज्यादा वॉर फुटिंग के ऊपर नहीं लिया। दैट वाज माय क्वेश्चन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को जरा वो कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अब ये समझता हूं कि देखिए, जब आपने अगर मैं चीफ जस्टिस साहब की जगह होता, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछता इलेक्शन कमीशन से कि भाईजान, आपने जुलाई के एंड में आपने एक डिसीजन ले लिया, आप अक्टूबर नवंबर में आपके क्यों बता रहे? 3 महीने क्यों महफूज रखा? आपकी वहां से ही बात हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को कहते कि यार आपकी ये नीयत ही खराब थी, हम आपकी बात नहीं मानते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ जस्टिस साहब भी इस बात पे माइल थे, जो वो सवालात कर रहे थे जिस तरीके से। अच्छा, एक तरफ कहते हैं आपने इलेक्शन नहीं कराया पार्टी के अंदर, फिर कहते हैं जो इलेक्शन कराया वो गलत कराया। आपका ये हक ही नहीं बनता कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर डिटेल्स में जाएं। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप पीएमएल है ना, आप पीपल्स पार्टी की भी जाएं आप। अच्छा, उसके बाद आपने एएनपी को सिर्फ और सिर्फ एक क्या कह सकते हैं नॉमिनल सा जुर्माना किया और उनको छोड़ दिया, लेकिन पीटीआई को जुर्माना नहीं किया। पीटीआई कह रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का केस है, 40 साल बाद लोग कह रहे हैं कि हुआ था। यही सारी चीजें जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस साहब ने की हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एग्जैक्टली वही हरकत की है जो जस्टिस मुनीर ने 1954 में की थी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक वो इख्तियार दे दिया है कि ये किसी भी पार्टी के अंदर जाके उसको तहस नहस कर सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सही। मोहम्मद साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वो मेरे पास खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में आइन ये कहता है, तरीक़ाकार वज़ा करता है कि किसी जमात को अगर बैन करना है, कलअदम करार देना है, ख़त्म करना है, डीलिस्ट करना है, तो फिर उसके लिए वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 14 दिन में उस पर फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा और वो नेसेसरी जो स्टेप्स हैं इसके हवाले से लेगी। ये बहरहाल एक सियासी जमात को ख़त्म करने का तरीका था जो कम अज़ कम फॉलो नहीं हुआ। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात लगता है कि आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेंगी, इजाफा होगा, कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।